हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम नया चैप्टर शुरू करेंगे डेट इज रिलेशन एंड फंक्शन। रिलेशन एंड फंक्शन ये जो चैप्टर है ये आपने 11th क्लास में भी बेसिक्स पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले 11th क्लास में आपने पढ़ा है व्हाट इज अ सेट। सेट क्या होता है? सेट इज वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। Set is well-defined collection of objects. For example, suppose मैंने एक सेट लिखा 1, 2, 3 and 3। अब आप मेरे को ये बताओ ये एक सेट है या नहीं है? This is not a set। किसी भी सेट के अंदर एक एलिमेंट दो बार नहीं आ सकता। तो अगर मैं ऐसे लिखूं 1, 2, 3 and 3, this is not a well-defined collection of objects। Hence this is not a set। तो सेट तो आप 11th क्लास में अच्छे से पढ़ चुके हो। इसके बाद आपने पढ़ा होगा कार्टेशियन प्रोडक्ट। रिलेशन को अच्छे से समझने के लिए हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट को समझना होगा। कार्टेशियन प्रोडक्ट को आप ऐसे देखो, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स, सेट A and set B is denoted by सेट A एंड सेट B। ये दो सेट है हमारे पास, इनके कार्टेशियन प्रोडक्ट को हम कैसे डिनोट करेंगे? A क्रॉस B ऐसे लिख के। ठीक है, ये A क्या है? ये एक सेट है। B क्या है? ये भी एक सेट है। इन दोनों के कार्टेशियन प्रोडक्ट को हम A क्रॉस B ऐसे डिनोट करेंगे। ये बात ठीक है। इसके बाद कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स इज अ सेट containing ordered pair, where first component comes from first set and second component comes from second set। ये बात ठीक है। अब आप ऐसे देखो, सपोज A एक सेट है और B हमारे पास एक दूसरा सेट है। इन दोनों सेट का अगर मैं कार्टेशियन प्रोडक्ट लेता हूं A क्रॉस B, तो ये जो A क्रॉस B आएगा, मतलब ये जो दो सेट का जो कार्टेशियन प्रोडक्ट आएगा वो भी क्या आएगा? एक सेट आएगा। इसको हम कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स इज अ सेट। सबसे पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट हम किसका निकालेंगे? कार्टेशियन प्रोडक्ट दो सेट का निकाला जाएगा, और जो दो सेट का जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा वो भी एक तीसरा सेट होगा। सेट जो होता है उसको हम ऐसे करली ब्रैकेट से डिनोट करते हैं। ये जो A क्रॉस B है ये भी तो एक सेट है। A एक सेट है, B एक दूसरा सेट है, A क्रॉस B हमारा एक तीसरा सेट आ गया। A क्रॉस B will contain ordered pair। तो A क्रॉस B के अंदर क्या रहेगा? P, Q वाला ordered pair रहेगा, where P, ये जो पहला कंपोनेंट P है, इस ऑर्डर्ड पेयर का जो पहला कंपोनेंट P है ये हमारे पहले सेट से आएगा, एंड इस ऑर्डर्ड पेयर का जो ये दूसरा कंपोनेंट है Q, ये कहां से आएगा? ये दूसरे सेट से आएगा। ये बात ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, सपोज मैंने लिखा A सेट है मेरे पास 1, 2, 3, B सेट इज A, B। अच्छा, A और B ये दो सेट है हमारे पास। अगर मेरे को A क्रॉस B लिखना है तो A क्रॉस B क्या होगा? एक सेट होगा। A एक सेट है, B एक सेट है, A क्रॉस B भी एक सेट होगा, और इसके अंदर क्या रहेगा? ऑर्डर्ड पेयर रहेंगे। ऐसे ऑर्डर्ड पेयर रहेंगे। ये बात ठीक है।
ऑर्डर्ड पेयर का जो फर्स्ट कंपोनेंट है वो फर्स्ट सेट ए से आएगा, एंड ऑर्डर्ड पेयर का जो सेकंड कंपोनेंट है वो सेकंड सेट बी से आएगा। तो यहाँ पे हम पहले लिखेंगे 1, A 1, B, फिर 2, A 2, B 3, A 3, B, ये आ जाएगा। अच्छा, इसी तरीके से अगर मेरे को B क्रॉस A लिखना है, सेट B एंड सेट A का कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखना है, तो मैं कैसे लिखूंगा? फर्स्ट ऑर्डर्ड पेयर का जो फर्स्ट कंपोनेंट है वो हमारे फर्स्ट सेट से आएगा, वो हमारे A सेट से आएगा, तो A आ जाएगा, फिर यहाँ पे 1 आ जाएगा, फिर A 2, फिर A 3, B, 1, B, 2, B, 3। ये बात ठीक है? अब आप ऐसे देखो, ये जो एक ऑर्डर्ड पेयर, ये एक एलिमेंट है, ठीक है? इसको दो एलिमेंट नहीं बोलोगे आप, मतलब ये जो 1, A वाला ऑर्डर्ड पेयर है, ये एक ऑर्डर्ड पेयर कार्टेशियन प्रोडक्ट का एक एलिमेंट माना जाएगा। तो आप मेरे को ये बताओ, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए। सेट ए के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं? 3। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी। सेट बी के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं? 2। इसको मैं लिखता हूं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए, एन ऑफ ए, ऐसे लिख के, ठीक है? दिस इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी। अब मैंने लिखा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी, ए और बी का जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा वो भी तो एक सेट होगा, तो इसको मैं ऐसे डिनोट करूंगा ए क्रॉस बी। अच्छा, इसके अंदर कितने एलिमेंट्स आ गए? इसके अंदर 6 हैं। देख लो, ये फर्स्ट एलिमेंट है, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये सिक्स्थ। अब ये 1, ये जो ऑर्डर्ड पेयर मैंने लिखा है, इसको आप दो एलिमेंट नहीं बोलोगे, ये एक एलिमेंट है। कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर ऑर्डर्ड पेयर आते हैं और एक ऑर्डर्ड पेयर को हम एक एलिमेंट बोलेंगे। ऐसे अगर मैं लिखूं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी क्रॉस ए, बी क्रॉस ए के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं? इसके अंदर भी 6 एलिमेंट्स हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी क्रॉस ए इज 6। ये बात ठीक है? एक नोट पॉइंट हमने लिखा, टू ऑर्डर्ड पेयर आर said to be equal if both the corresponding elements are equal। सपोज मैंने लिखा 1, 2 वाला ऑर्डर्ड पेयर एंड 2, 1 वाला ऑर्डर्ड पेयर, ये दोनों ऑर्डर्ड पेयर इक्वल हैं क्या? ये दोनों ऑर्डर्ड पेयर इक्वल नहीं है। इसका पहला कंपोनेंट, ऑर्डर्ड पेयर का जो पहला एलिमेंट है वो पहले वाले एलिमेंट के बराबर होना चाहिए, 1 2 के बराबर होना चाहिए, एंड ये 2 1 के बराबर होना चाहिए। 1 2 के बराबर नहीं है एंड 2 नॉट इक्वल टू 1, इसीलिए ये दोनों ऑर्डर्ड पेयर इक्वल नहीं है, ठीक है? मान लो मैंने लिखा 1, 3 एंड 1, 4, ये दोनों ऑर्डर्ड पेयर इक्वल हैं क्या? ये दोनों भी इक्वल नहीं है। ये दोनों एलिमेंट इक्वल हैं बट ये दोनों एलिमेंट इक्वल नहीं है। इसका मतलब ये है कि मान लो मैंने लिखा 2, 3 वाला ऑर्डर्ड पेयर a, b वाले ऑर्डर्ड पेयर के इक्वल है, तो यहां से हम क्या बोलेंगे? a 2 के बराबर होगा और b 3 के बराबर होगा। तो एक ऑर्डर्ड पेयर कब बराबर होगा? जब कोरस्पॉन्डिंगली पहला कंपोनेंट दोनों तरफ से इक्वल आना चाहिए एंड सेकंड कंपोनेंट भी इक्वल आना चाहिए। ये बात ठीक है? सेकंड पॉइंट हमने लिखा, number of elements in set A is P, number of elements in set B is Q। तो आप मेरे को ये बताओ, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B, A क्रॉस B के अंदर कितने एलिमेंट्स होंगे? A क्रॉस B के अंदर P इंटू Q, इतने एलिमेंट्स आ जाएंगे। और B क्रॉस A के अंदर, इसके अंदर भी P इंटू Q एलिमेंट्स होंगे। P इंटू Q लिखो या Q इंटू P लिखो, एक ही बात है। देखो, जैसे मेरे सेट ए में 3 एलिमेंट थे, सेट बी में 2 एलिमेंट थे, तो ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट आए? 6 आए ना, ये 6 आए हैं, तो 3 इंटू 2 करके तो 6 आया है। इसी तरीके से सेट ए में p एलिमेंट्स है, सेट बी में q एलिमेंट्स है, देन ए क्रॉस बी में p इंटू q एलिमेंट्स आ जाएंगे। अच्छा, अब एक चीज आपको आनी चाहिए, सपोज मैंने एक ए सेट लिखा विच इज 1, 2, तो आपको ए क्रॉस ए लिखना आना चाहिए। ए क्रॉस ए लिखना है ना, तो ए को आप 2 बार लिख लो। ए क्रॉस ए लिखने के लिए ए को 2 बार लिख लो, फिर 1, 1
1,2, 2,1 एंड 2,2। ऐसे ए क्रॉस भी लिख सकते हो। अब अगर मैंने बोला ए क्रॉस ए, तीन सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट, तो देखो ये बहुत आसान है। आपको क्या करना है, ए क्रॉस ए तो आपके पास है, ए लिखना है ना। तो एक बार तो इन सब के पीछे 1 लगा दो, एक बार इन चारों ऑर्डर्ड पेयर के पीछे 2 लगा दो, तो 1 1 1 ये आ जाएगा। फिर 1 2 1 2 1 1 2 2 1। फिर अब इन्हीं चारों ऑर्डर्ड पेयर के पीछे क्या लगा देंगे, 2 लगा दो, 1 1 2 1 2 2 2 1 2 एंड 2 2 2, ये आ जाएगा। तो ऐसे ये भी लिखना आना चाहिए। ये बात ठीक है। अच्छा, कार्टेशियन प्रोडक्ट अगर आप अब कर सकते हो, तो अब हम अपना नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं, रिलेशन। ठीक है। अगेन सबसे पहले आपने क्लास 11th में सेट पढ़ा था, फिर उसके बाद आपने कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ा। ठीक है, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट का बेसिक्स मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, फिर क्लास 11th में आपने रिलेशंस भी पढ़ा है, तो पहले मैं आपको क्लास 11th वाला रिलेशन रिवाइज करा देता हूँ। ठीक है, उसके बाद हम 12th क्लास में जो मेन जो टॉपिक्स हैं रिलेशन एंड फंक्शन के, उन पे कवर करेंगे। ठीक है, तो देखो रिलेशन क्या होता है। अ रिलेशन इज कनेक्शन बिटवीन और अमंग द थिंग्स। रिलेशन क्या है, रिलेशन इज अ कनेक्शन बिटवीन और अमंग द थिंग्स। फॉर एग्जाम्पल, मान लो मैंने बोला लाइन M is parallel to line N, तो लाइन M एंड लाइन L, लाइन M एंड लाइन N, इनके बीच में एक रिलेशन आ गया कि दोनों लाइन क्या है, पैरेलल है। ठीक है, सपोज मैंने लिखा सेट A इज सबसेट ऑफ सेट B, तो ये एक दो सेट्स के बीच में एक सेट A सेट B का सबसेट है, तो ये दो सेट्स के बीच में एक रिलेशन ही तो आ गया। ठीक है, मान लो मैंने बोला नंबर A इज लेस देन नंबर B, ये नंबर A और नंबर B के बीच में एक रिलेशन आ गया, लेस देन। ठीक है, मैथमेटिकली रिलेशन इज सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। मैथमेटिकली अ रिलेशन इज सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। मैथमेटिकली हम रिलेशन को कैसे डिफाइन करेंगे, अ रिलेशन इज सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। सपोज मेरे पास एक सेट A है विच इज 1 2 3, सेट B विच इज A, B। ठीक है, A क्रॉस B हम लिख सकते हैं, A क्रॉस B हम लिखेंगे 1A 1B, ये हम पहले भी लिख चुके हैं, 3A 3, B। अब मैंने लिखा अ रिलेशन आर डिफाइंड ऑन सेट A टू सेट B। आप ऐसे देखो, मेरे पास एक सेट A है, एक दूसरा सेट B है, मैं सेट A से सेट B में एक रिलेशन डिफाइन कर रहा हूं, तो ये जो रिलेशन होगा दिस विल बी सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट A क्रॉस B।
दिस विल बी सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। अगर मैं सेट ए से सेट बी में एक रिलेशन बना रहा हूं तो वो जो रिलेशन होगा वो ए क्रॉस बी का सबसेट होगा। अगर मैं सेट बी से सेट ए में एक रिलेशन बना रहा हूं तो वो बी क्रॉस ए का सबसेट होगा। ये बात ठीक है? तो देखो, मैंने अभी हमने एक रिलेशन R1 डिफाइन किया। रिलेशन R1 हमने बनाया 1, A 1, B 3, A 3, B। अब आप मेरे को ये बताओ, ये जो रिलेशन R1 है ये मैंने कहां से कहां डिफाइन किया है? ये रिलेशन R1 हमने डिफाइन किया है सेट A से सेट B में। सेट ए से सेट बी में हमने एक रिलेशन R1 डिफाइन किया। अब आप मेरे को बताओ ये एक वैलिड रिलेशन है या नहीं है? अच्छा, ये जो रिलेशन मैंने लिखा है 1, A 1, B 3, A 3, B, आप मेरे को बताओ ये ए क्रॉस बी का सबसेट है? ए क्रॉस बी का सबसेट, ये जो ए क्रॉस बी आपके सामने लिखा हुआ है उसी का सबसेट तो है ये। तो आप ऐसे देखो, सिंस R1 इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, हेंस R1 is a valid relation। R1 एक वैलिड रिलेशन है। अब हमें इसका एरो डायग्राम बनाना है। तो देखो, एरो डायग्राम ऐसे बनाएंगे, ये सेट ए है, ये सेट बी है। सेट ए से सेट बी में मैं रिलेशन R1 बना रहा हूं, सेट ए में 1 2 3, सेट बी में A, B। ये रिलेशन क्या है? 1, A, तो 1 वाला एलिमेंट किससे मैप होगा? A से मैप होगा। 1, B, तो 1 वाला एलिमेंट B से मैप हो जाएगा। फिर अगला रिलेशन R1 के अंदर अगला एलिमेंट क्या है? 3, A, तो 3 वाला एलिमेंट जाके A से मैप हो जाएगा। फिर है 3, B, तो 3 वाला एलिमेंट B से भी मैप हो जाएगा। तो दिस इज एरो डायग्राम ऑफ रिलेशन R1। ये रिलेशन R1 का एरो डायग्राम हमने बनाया है। ये बात ठीक है? अच्छा, ये सारी चीजें आप लास्ट 11th क्लास में कर चुके हो, ठीक है? दिस इज एरो डायग्राम ऑफ रिलेशन R1। तो रिलेशन क्या होगा? रिलेशन सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा। ये बात ठीक है? अच्छा, आप ऐसे देखो, अगर मैं यहाँ पे 4, 1 लिख देता, 4, A लिख देता, तो अब ये कोई रिलेशन है क्या? अब ये रिलेशन होगा? अगर मैंने यहाँ पे 4, A लिख दिया, मैंने लिखा 1, A 1, B 3, A 3, B और 4, A भी लिख दिया, तो 4, A लिखने से अब क्या होगा? ये कार्टेशियन प्रोडक्ट का तो सबसेट नहीं होगा, क्योंकि कार्टेशियन प्रोडक्ट A क्रॉस B में तो 4, A है ही नहीं। तो अब ये रिलेशन नहीं होगा। तो अगर 4, A आ जाएगा इसके अंदर, तब ये A क्रॉस B, ये रिलेशन R1 A क्रॉस B का सबसेट नहीं होगा और फिर ये रिलेशन नहीं रहेगा, ठीक है? फिर ये रिलेशन नहीं रहेगा। तो रिलेशन को पहचान सकते हो, ठीक है? ठीक है, आगे देखो। नेक्स्ट पॉइंट हमने लिखा नंबर ऑफ रिलेशंस। नंबर ऑफ रिलेशंस, अच्छा रिलेशन होता क्या है? रिलेशन क्या होता है? रिलेशन होता है सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो नंबर ऑफ रिलेशंस विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। नंबर ऑफ रिलेशंस विल बी नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। Number of relations will be number of subsets of Cartesian product। और इसको अच्छे से डिफाइन करें तो मैं लिखूंगा नंबर ऑफ रिलेशंस डिफाइंड फ्रॉम सेट A टू सेट B। नंबर ऑफ रिलेशंस डिफाइंड फ्रॉम सेट A टू सेट B will be equal to number of subsets of Cartesian product A क्रॉस B। सेट A से सेट B में अगर मैं अपना रिलेशन डिफाइन कर रहा हूं तो वो A क्रॉस B के सबसेट होगा।
तो सेट ए से सेट बी में मैं कितने रिलेशन बना सकता हूं? जितने ए क्रॉस बी के सबसेट्स होंगे। ये बात ठीक है? चलो आप मेरे को ये बताओ, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए पी है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी इज क्यू, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी, अच्छा ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इज पी। तो आप मेरे को ये बताओ, नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ सेट ए, सेट ए के कितने सबसेट बनेंगे? 2 की पावर p। नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ सेट बी के कितने सबसेट बनेंगे? 2 की पावर q। एंड नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ सेट ए क्रॉस बी के कितने सबसेट बनेंगे? अच्छा, ए के अंदर p एलिमेंट्स है, बी के अंदर q एलिमेंट्स है, तो ए क्रॉस बी के अंदर कितने एलिमेंट्स होंगे? p इंटू q। तो ए क्रॉस बी के कितने सबसेट्स आ जाएंगे? 2 की पावर pq। ठीक है, तो देखो अगर मैंने लिखा नंबर ऑफ रिलेशंस डिफाइंड फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, number of relations defined from set A to set B will be equal to number of subsets of Cartesian product A cross B। A cross B के कितने सबसेट्स होंगे? A cross B के number of subsets is 2 की पावर pq। तो सेट A से सेट B में अगर मैं रिलेशन बनाता हूं तो वो कितने रिलेशन बनेंगे? कितने रिलेशन मैं बना सकता हूं? 2 की पावर pq। ये एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जो कि याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट मैंने लिखा, सपोज मैंने लिखा अ रिलेशन R डिफाइंड ऑन सेट A टू सेट B, अ रिलेशन R डिफाइंड ऑन सेट A टू सेट B। इस सेट का डोमेन क्या होगा? डोमेन लिखने के लिए हम लिखेंगे ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट A which have their image in set B। all the elements of set A which have their image in set B, ये हम इसको बोलेंगे या इसको हम बोलेंगे सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। अच्छा, वो जो रिलेशन, जिस रिलेशन की मैं बात कर रहा हूं वो रिलेशन क्या होगा? सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा, सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी का सबसेट ही तो होगा। अगर मैंने एक रिलेशन सेट ए से सेट बी में बनाया तो वो जो रिलेशन होगा वो ए क्रॉस बी का सबसेट होगा। और उस रिलेशन के अंदर क्या रहेगा? ऑर्डर्ड पेयर रहेंगे। तो उस ऑर्डर्ड पेयर का जो पहले वाला कंपोनेंट होगा, उन सारे फर्स्ट कंपोनेंट्स का जो सेट होगा उसको हम बोलते हैं डोमेन। ठीक है, जैसे मान लो मैंने लिखा 2, b, तो 2 इसका फर्स्ट कंपोनेंट है, b इसका सेकंड कंपोनेंट है। तो सारे ऑर्डर्ड पेयर का मैं पहला वाला कंपोनेंट उठा लूंगा, पहला वाला एलिमेंट उठा लेंगे और उनको एक सेट के अंदर लिख देंगे तो वो डोमेन बन जाएगा। सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर्ड पेयर इन अ रिलेशन। रिलेशन के अंदर जो ऑर्डर्ड पेयर है उनका फर्स्ट एलिमेंट्स का जो सेट होगा। कोडोमेन को हम लिखेंगे ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट बी। सेट बी के जो सारे के सारे एलिमेंट्स हैं वो बनेंगे हमारे कोडोमेन। और रेंज अगर लिखना है तो हम लिखेंगे ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट बी। अच्छा, सेट ए के एलिमेंट्स जाके सेट बी के एलिमेंट से मैप होंगे, तो सेट ए के एलिमेंट्स का इमेज मेरे को कहां मिलेगा? सेट बी के अंदर। और सेट बी के एलिमेंट्स का प्री इमेज कहां मिलेगा? सेट ए के अंदर। तो मैंने लिखा ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट बी which have their प्री इमेज इन सेट ए। या इसको मैं ये भी बोल सकता हूं, सेट ऑफ ऑल सेकंड एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर्ड पेयर इन अ रिलेशन। जो रिलेशन मैंने डिफाइन किया है उसके अंदर जो ऑर्डर्ड पेयर रहेंगे, उस ऑर्डर्ड पेयर का जो सेकंड वाला कंपोनेंट है, सेकंड वाला जो एलिमेंट है, वो सारे सेकंड वाले एलिमेंट्स उठा के मैं एक सेट के अंदर डाल दूंगा, वो रेंज बन जाएगा। ये बात ठीक है?
देखो अभी समझ आ जाएगा। जैसे मान लो मैंने एक एग्जांपल लिखा, एक सेट ए है मेरे पास, सपोज 1 2 3, ब्रैकेट नहीं आएगी, ठीक है। सेट ए है 1 2 3, सेट बी है ए बी। ए क्रॉस बी आप लिख लोगे, ए क्रॉस बी मैं नहीं लिख रहा, ए क्रॉस बी तो लिख लोगे, ठीक है। मैंने एक रिलेशन R1 डिफाइन किया, मैंने रिलेशन R1 बनाया 1 A 1 B 2 B 3 B। तो अब आप मेरे को बताओ, ये जो रिलेशन R1 मैंने बनाया है ये वैलिड रिलेशन है या नहीं? दिस इज अ रिलेशन, दिस इज अ रिलेशन। ये रिलेशन एक वैलिड रिलेशन है बिकॉज रिलेशन R1 इज अ सबसेट ऑफ A क्रॉस B। रिलेशन R1 ये जो आएगा ये A क्रॉस B का सबसेट होगा, ठीक है। तो देखो अब मैंने इसका एरो डायग्राम बना के दिखा दिया। सेट ए के अंदर 1 2 3। अच्छा, जो रिलेशन R1 मैंने बनाया है ये सेट ए से सेट बी में बनाया है, सेट ए से सेट बी में मैंने रिलेशन R1 बनाया। तो ठीक है, 1 वाला है, 1 कॉमा ए लिखा है तो 1 का इमेज आ जाएगा ए, 1 कॉमा बी लिखा है तो 1 का इमेज आ जाएगा बी, 2 कॉमा बी लिखा है तो 2 का इमेज आ गया बी, ठीक है। अच्छा, ये मैंने हटा दिया, ठीक है। अब मेरे को इसका इस रिलेशन R1 का डोमेन लिखना है, कोडोमेन लिखना है एंड रेंज लिखना है। तो देखो डोमेन लिखने के लिए, डोमेन में मैंने क्या बोला है, डोमेन इज ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए व्हिच हैव देयर इमेज इन सेट बी। सेट ए के वो सारे एलिमेंट जिनका सेट बी में इमेज है। 1 का इमेज है, 1 का इमेज है ए एंड 1 का इमेज है बी। तो 1 वाला एलिमेंट मैप हुआ है या नहीं हुआ? हुआ है, तो 1 आ जाएगा। फिर 2 वाला एलिमेंट का मैपिंग किया गया है, किया गया है तो 2 भी आ जाएगा। 3 वाला एलिमेंट मैप नहीं हुआ है तो 3 डोमेन के अंदर नहीं आएगा, ठीक है। या दूसरा तरीका यह है कि जो रिलेशन R1 ये जो मैंने बनाया है इसके अंदर जो ऑर्डर्ड पेयर है ना, इसका पहला एलिमेंट उठा लो, यहाँ से पहला एलिमेंट उठाओ, यहाँ से पहला एलिमेंट, यहाँ से पहला एलिमेंट, 1 1 2, तो उसको लिख देंगे। 1 दो बार तो नहीं लिखेंगे, 1 एक ही बार आएगा। कोडोमेन लिखने के लिए हम लिखेंगे कंप्लीट सेट बी, ये कंप्लीट सेट बी तो ए कॉमा बी आ जाएगा। रेंज लिखने के लिए ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट बी व्हिच हैव देयर प्री इमेज। ए का कोई प्री इमेज है, ए मैप किया गया है क्या? यस, तो ये आ जाएगा। बी का मैपिंग किया गया है, यस, बी का मैपिंग भी किया गया है तो सी बी आ जाएगा। अगर मान लो यहाँ पे एक और एलिमेंट सी होता, सपोज यहाँ पे एक और एलिमेंट सी होता, तो फिर कैसे होता बताओ? सी भी है तो कोडोमेन के अंदर तो सी आ जाएगा, बट रेंज के अंदर सी आएगा? रेंज के अंदर यहाँ पे सी आएगा क्या? ये देखो, ये जो सी लिखा हुआ है, ठीक है, कोडोमेन में तो सी आ गया, बट ये सी वाला एलिमेंट सेट ए के सी वाले एलिमेंट का कोई प्री इमेज है क्या? नहीं है, तो सी वाला एलिमेंट कोडोमेन के अंदर आएगा बट रेंज के अंदर नहीं आएगा, ये ठीक है। मेरे ख्याल से अब आप कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट इज फंक्शंस। फंक्शन का बेसिक्स अगेन आप पढ़ चुके हो, मैं आपको फटाफट रिवाइज करा देता हूं। A relation R defined on set A to set B is called a function if, अच्छा, सेट ए, मेरे पास एक सेट ए है, एक दूसरा सेट बी है, सेट ए से सेट बी में मैंने एक रिलेशन आर बनाया, ठीक है। ये जो सेट ए से सेट बी में ये जो मैंने रिलेशन आर बनाया ये क्या होना चाहिए? ये ए क्रॉस बी का सबसेट होना चाहिए। अब ये जो रिलेशन मैंने बनाया है उस रिलेशन को मैं फंक्शन बोलूंगा या नहीं बोलूंगा? तो किसी भी रिलेशन को हम फंक्शन तभी बोलते हैं अगर वो दो कंडीशन सेटिस्फाई करे। A relation R defined on set A to set B is called a function if first condition all elements of set A should have their image in set B। सेट ए के सारे एलिमेंट्स सेट बी से मैप होने चाहिए,
ये तो पहला कंडीशन हो गया। एंड सेकंड कंडीशन, नो एलिमेंट ऑफ सेट ए इज रिलेटेड टू more than one element of set B। ये बात ठीक है। सेट ठीक है, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए शुड हैव देयर इमेज इन सेट बी। सेट ए के सारे एलिमेंट मैप होने चाहिए सेट बी के अंदर, और सेट ए का कोई भी एलिमेंट एक से ज्यादा एलिमेंट से मैप नहीं होना चाहिए। ये बात ठीक है। फॉर एग्जांपल देखो, जैसे मैंने एरो डायग्राम बनाया, ये सेट ए से सेट बी में मैंने एक रिलेशन आर बनाया 1 2 3, दिस इज एबीसी। ठीक है, 1 को मैप किया ए से, 2 को मैप किया बी से, एंड 2 को मैप किया सी से। तो बताओ ये फंक्शन है या नहीं है? दिस इज नॉट अ फंक्शन। अच्छा, ये फर्स्ट कंडीशन एंड सेकंड कंडीशन दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, तभी वो फंक्शन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। पहला कंडीशन बताओ, पहला कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है या वायलेट हो रहा है? ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए शुड हैव देयर इमेज इन सेट बी। अच्छा, ये जो 1 लिखा है, सेट ए के सारे एलिमेंट्स की इमेज होनी चाहिए सेट बी में। 1 का इमेज है, यस। 2 का इमेज, यस। बट 3 का तो कोई इमेज है ही नहीं सेट बी में, तो सेट ए के सारे एलिमेंट सेट बी से मैप नहीं हुए हैं, तो पहला कंडीशन हो गया वायलेट। सेकंड कंडीशन देखो, नो एलिमेंट ऑफ सेट ए इज रिलेटेड टू मोर देन वन एलिमेंट ऑफ सेट बी। सेट ए का कोई भी एलिमेंट एक से ज्यादा एलिमेंट से मैप नहीं होना चाहिए, बट ये जो 2 वाला एलिमेंट है, ये जो 2 है, तो 2 एलिमेंट से मैप हो रहा है, तो ये भी वायलेट हो गई, तो दिस इज नॉट अ फंक्शन। ठीक है, सेकंड एग्जांपल देखो, सपोज ये एक सेट ए है, ये एक सेट बी है, दिस इज 1 2 3 एबीसी। मैपिंग हमने किया, 1 को ए से मैप किया, 2 को ए से मैप किया, 3 को ए से मैप किया। अब आप बताओ ये फंक्शन है या नहीं है? ये फंक्शन है या नहीं है? दिस इज अ फंक्शन, यस यस, दिस इज अ फंक्शन। पहला कंडीशन, सेट ए के सारे एलिमेंट मैप होनी चाहिए सेट बी से। 1 भी मैप हो रहा है, 2 भी मैप हो रहा है, 3 भी मैप हो रहा है, तो यस, पहला कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है। फिर उसने बोला है नो एलिमेंट ऑफ सेट ए इज रिलेटेड टू मोर देन वन एलिमेंट ऑफ सेट बी। अच्छा, ये जो 1 वाला एलिमेंट है, ये कितने एलिमेंट से मैप हो रहा है? एक से ही तो हो रहा है। 1 का एक इमेज है या 2 इमेज है? 1 का एक ही इमेज है, ए। 2 का भी एक ही इमेज है, 3 का भी एक ही इमेज है, तो ये भी सेटिस्फाई हो रहा है। तो फंक्शन के अंदर ऐसे याद रखना, फंक्शन के अंदर अगर ऐसा मैपिंग दिख जाए, ऐसे वाला मैपिंग, तो ये नहीं चलेगा। एक एलिमेंट 2 से मैप नहीं हो सकता है क्या? नहीं होगा। बट अगर कभी फंक्शन के अंदर आपको ऐसा मैपिंग दिख जाए कि 2 एलिमेंट जाके एक से मैप हो गए, ये चल जाएगा फंक्शन के लिए। ठीक है, एक एलिमेंट 2 से मैप नहीं होना चाहिए, बट 2 एलिमेंट एक से मैप हो सकते हैं फंक्शन के अंदर। ठीक है, आगे देखो, मैंने लिखा अ फंक्शन एफ डिफाइंड फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। तो सबसे पहले हमें इसका डोमेन लिखना है, देन कोडोमेन, एंड देन रेंज। अच्छा, कोडोमेन तो वही है जो हमने रिलेशन में बोला था। कोडोमेन के लिए हमने रिलेशन में क्या बोला था? ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट बी। तो यहां भी वही डेफिनेशन है जो हमने वहां बोला था। किसी भी रिलेशन का, अगर मैं रिलेशन सेट ए से सेट बी में बना रहा हूं, तो उस रिलेशन का कोडोमेन क्या होगा? ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट बी। अगर मैं एक फंक्शन बना रहा हूं सेट ए से सेट बी में, तो उसका कोडोमेन क्या होगा? ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट बी। रेंज के लिए हमने बोला था ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट बी which have their pre-image
which have their pre-image in set A। अच्छा, ये भी वही चीज है जो हमने वहां बोली थी, रिलेशन में जो डेफिनेशन बोला था वही डेफिनेशन है, ठीक है। ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट बी विच हैव देयर प्री-इमेज इन सेट ए। या सेकंड डेफिनेशन हमने बोला था ऑल द सेट ऑफ ऑल सेकंड एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। इसको हम ये भी लिख सकते हैं सेट ऑफ ऑल सेकंड एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर्ड पेयर इन फंक्शन। इसका मतलब ये है, जब मैं रिलेशन या फंक्शन डिफाइन करूंगा तो अगर 1 ए से जाके मैप हो रहा है तो 1 कोमा ए वाला एक ऑर्डर्ड पेयर मेरे को रिलेशन या फंक्शन में मिलेगा। तो 1 कोमा ए अगर आ रहा है ना, तो 1 तो हो गया इसका फर्स्ट वाला कंपोनेंट, ए हो गया सेकंड कंपोनेंट, तो ठीक है। जैसे देखो ये मेरा रिलेशन था, इसका डोमेन बताने के लिए तो ये जो ऑर्डर्ड पेयर है इनका पहले वाला कंपोनेंट उठाएंगे 1 1 एंड 2, तो डोमेन में आ गया 1 2। रेंज बताने के लिए मैं इसका ये सेकंड वाला कंपोनेंट ए बी एंड दिस इज बी बी, तो रेंज में आ जाएगा ए बी। बी को 2 बार तो नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो ये जैसे है ना, ये 2 बी जैसे लिखा है, तो 2 हो गया इसका ऑर्डर्ड पेयर का पहला वाला एलिमेंट हो गया 2 एंड सेकंड एलिमेंट हो गया बी। इसको हम फर्स्ट एलिमेंट एंड सेकंड एलिमेंट बोल रहे हैं, ये ठीक है। तो ये दोनों डेफिनेशन तो वही डेफिनेशन है जो हम रिलेशन में भी बोल चुके हैं। यहाँ डोमेन में थोड़ा सा बस एक माइन्यूट सा छोटा सा अंतर है जो हमने रिलेशन में बोला एंड फंक्शन में। डोमेन ऑफ अ रिलेशन हमने बोला था ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए विच हैव देयर इमेज इन सेट बी। यहां हम बस इतना बोल देंगे ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट ए। फंक्शन के लिए डोमेन अगर मेरे को लिखना है तो मैं बोल दूंगा ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए। अच्छा, आप मेरे को सोच के बताओ ये मैंने क्यों लिखा ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए। ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए मैंने इसलिए लिखा क्योंकि अगर वो फंक्शन है तो सेट ए के सारे एलिमेंट सेट बी से मैप किए गए होंगे। किसी भी रिलेशन को फंक्शन कब बोलते हैं, जब सेट ए के सारे, मान लो मैंने एक रिलेशन बनाया सेट ए से सेट बी में, उसको फंक्शन कब बोलोगे, जब सेट ए के सारे एलिमेंट सेट बी से मैप होने चाहिए। तो देखो रिलेशन के लिए डोमेन मैंने बोला था ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए व्हिच हैव देयर इमेज। सेट ए के वो वाले एलिमेंट जिनका मैपिंग किया गया वो मेरे डोमेन के अंदर रहेंगे, और जो मैपिंग नहीं किए गए हैं वो मेरे डोमेन के अंदर, रिलेशन के डोमेन के अंदर नहीं रहेंगे। बट अगर वो फंक्शन है तो सेट ए के सारे एलिमेंट्स मैप किए गए हैं तभी तो वो फंक्शन है। तो मैं बोल दूंगा कि ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए, ठीक है। एक तरह से ना ये डोमेन डेफिनेशन में कोई अंतर नहीं है, ठीक है। जो रिलेशन में हमने डोमेन बोला था वही है, ठीक है, कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं है। अब आप मेरे को बस ये बता दो, ये जो फंक्शन है इसके लिए आपको डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज बताना है। अच्छा, डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज ये क्या होते हैं, ये एक सेट होते हैं, ठीक है, सेट रहेंगे। डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज दीज आर सेट। अब आप देखो ये एक फंक्शन है, ये एक फंक्शन है या नहीं है, यस दिस इज अ फंक्शन। इसका डोमेन अगर मेरे को लिखना है तो 1 2 3। अच्छा देखो, डोमेन, फंक्शन का डोमेन लिखने के लिए मैं लिखता हूँ कंप्लीट सेट ए, तो कंप्लीट सेट ए 1 2 3 आ जाएगा। और 1 2 3 आना भी चाहिए क्योंकि ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए व्हिच हैव देयर इमेज इन सेट बी, 1 2 3 तीनों एलिमेंट तो मैप होंगे तभी वो फंक्शन है, ठीक है। तो फंक्शन का डोमेन लिखने के लिए कंप्लीट सेट ए लिख देना, क्योंकि ये तो पक्की बात है कि सेट ए के सारे एलिमेंट्स मैप किए गए हैं तभी तो वो फंक्शन है। कोडोमेन के लिए कंप्लीट सेट भी लिख देंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा एबीसी। डोमेन के लिए कंप्लीट सेट है, कोडोमेन के लिए कंप्लीट सेट भी। अब रेंज के लिए हम लिखेंगे ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट बी व्हिच हैव देयर प्री इमेज इन सेट ए। सेट बी के वो वाले एलिमेंट्स जिनका सेट ए में प्री इमेज है। तो आप मेरे को बताओ ये जो एलिमेंट ए है इसका कोई प्री इमेज है क्या, यस। ये सेट ए वाला नहीं, कैपिटल बी वाले सेट के अंदर ये जो स्मॉल ए वाला जो एलिमेंट है ये मैप किया गया है, यस, तो रेंज में ए आ जाएगा। बट ये बी और सी वाले एलिमेंट का तो कोई प्री इमेज नहीं है ना, बी और सी वाले एलिमेंट तो मैप नहीं किए गए हैं, तो बी एंड सी वाले एलिमेंट्स रेंज के अंदर नहीं रहेंगे।
तो ये सेट ए आ जाएगा, ये रेंज के अंदर ए आ जाएगा। ठीक है, इस फंक्शन को देखो, अगर मैं डिफाइन करना चाहूँ ना, तो फंक्शन एफ डिफाइन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, इसको मैं कुछ ऐसे लिखूंगा 1 ए 2 को ए से मैप किया गया 2 ए एंड 3 ए, ये ठीक है। तो देखो मैंने बोला था ना कि सेट ऑफ ऑल सेकंड एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, ये जो ऑर्डर्ड पेयर आपको दिख रहे हैं इनका सेकंड एलिमेंट उठाओ। इस पहले ऑर्डर्ड पेयर 1 ए से सेकंड एलिमेंट उठाओगे तो ए मिलेगा, 2 ए से सेकंड एलिमेंट उठाओ ए मिलेगा, 3 ए से सेकंड एलिमेंट उठाओगे तो ए मिलेगा। तो रेंज के अंदर इसीलिए ए है, ये बात ठीक है। नंबर ऑफ फंक्शंस का फॉर्मूला हम आगे करेंगे ठीक है।